शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे ऐसी शख्सियत को जो लंदन में पैदा हुए, जिंदगी के कई साल उन्होंने डिप्लोमेट के तौर पर अमेरिका में गुजारे, आराम की जिंदगी थी, लेकिन भारत आ गए, राजनीति के मैदान में उतरे, लोकसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस से एमपी बने और फिर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू होती रही। सोशल मीडिया में, अखबारों में, राजनेताओं के जबान पर हमेशा कोई ना कोई सवाल इनके लिए बने रहे, इल्जाम इन पर लगते रहे। प्लीज वेलकम कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर शशि थरूर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे शो के जज, जाने माने पत्रकार राहुल देव। और इससे पहले कि हम सवाल पूछे, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राहुल देव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और ये कार्रवाई शुरू हो, इल्जाम का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले एक नजर शशि थरूर के पॉलिटिकल करियर पर। शशि थरूर के कई रूप हैं। ऑथर, फॉर्मर सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन। केरल से एमपी और पिछली सरकार में मंत्री रहे शशि थरूर चर्चा में रहते हैं कांग्रेस के एक कंट्रोवर्शियल लीडर के रूप में। लेकिन राजनीति के अलावा शशि थरूर का एक इलस्ट्रियस करियर है। शशि थरूर ने करीब 30 साल तक यूनाइटेड नेशंस में काम किया, कभी पीस मेकर, कभी रिफ्यूजी वर्कर और फिर अंडर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। शशि थरूर अवार्ड विनिंग ऑथर हैं। फिक्शन और नॉन फिक्शन मिलाकर शशि थरूर की 16 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कई साल पहले शशि थरूर को ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो का खिताब दिया था। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वालों में शशि थरूर पहले दौर के लीडर हैं। 5 साल पहले मोस्ट फॉलोड लीडर रह चुके शशि थरूर के ट्विटर और फेसबुक पर लाखों प्रशंसक हैं। आपकी अदालत में शशि थरूर अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम डॉक्टर शशि थरूर पर। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर शशि थरूर पर इल्जाम है कि इन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया। शशि थरूर, बीजेपी वाले रोज ये कह रहे हैं, आप वैसे बड़े संभल के बोलते हैं, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी 2019 में पावर में आई तो हमारा देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। मैंने ये कहा, तिरुवनंतपुरम में एक सेमिनार चल रहा था जिसका टॉपिक था चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। तो मैंने कहा एक काफ़ी बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में, देखिए आप जानते हैं कि स्वतंत्र संघर्ष में हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट दो में बांटे गए। एक था जो चाहते थे कि मज़हब के नाम पे देश बनाए, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमारा संघर्ष को सब लोगों के लिए है, कि मज़हब इररिलेवेंट है, हमारे देश सब के लिए होगा, इररिस्पेक्टिव आपके जाति, आपके विश्वास, आपके धर्म जो भी है, आप भारतीय है तो आपके बिल्कुल एक ही हक है सबके साथ। वो था आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज करने वाले आजकल अधिकार में हैं। वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए हमारे देश में। उनके जो आइडियोलॉजिकल हीरोज़ हैं, सावरकर, गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, वो सब तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। वो लोग लिखे भी हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन गलत कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बदलना चाहिए, कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैं कहा जब तक ये लोग इस इरादे को बदलेगा नहीं तो हमारा ये बहुत बड़ा रिस्क है कि पाकिस्तान का एक हिंदुत्व वर्जन भारत में भी आ जाए। दैट वुड बी अ हिंदू पाकिस्तान। और मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज ये नहीं चाहते हैं। हम तो सब लोगों के साथ एक साथ रह के जीना ही पसंद इल्जाम करते तो ये है कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, हमें वोट दो वरना ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मैं वही भाषण दे रहा था, 10% मुसलमान वोट है। काफी होते हैं 10%।
10% काफ़ी है, लेकिन 60 से ज़्यादा हिंदू हैं। तो आप देखिए, अगर मैं 10% को खुश करके अगर 60 को मैं इल्ज़ाम करेगा तो मैं सब मुझे नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। आप समझ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम की मेजॉरिटी हिंदूज मेरे साथ है इस विषय पर, क्योंकि हम सब चाहते हैं। आप देखिए, केरल में हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल, दिवाली से ज़्यादा बड़ा मनाया जाता है, ओणम है। ओणम वेस्टर्न राज्यों की क्रिसमस के जैसे होते हैं हमारे ओणम केरला में। और ओणम जो शायद 1000 साल पहले एक हिंदू फेस्टिवल था, आजकल सारे मज़हब के लोग एक साथ मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, सद्या खाते हैं। और इसमें कोई नहीं सोचता कि एक मुसलमान एक हिंदू फेस्टिवल को क्यों मनाता है, एक क्रिश्चियन इसका क्यों सेलिब्रेशन कर रहा है। ये है केरल की सबसे बड़ी शक्ति। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। जो हिंदू आपको वोट देते हैं वो अच्छे हिंदू हैं, और देश में बहुत सारे अच्छे हिंदू हैं, आप भी अच्छे हिंदू हैं, आपने किताब भी लिखी है। जी, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी हिंदुइज्म एक इंक्लूसिव हिंदुइज्म है, सबको इकट्ठे लेके जाते हैं। क्या आपको इस देश के हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, उनकी संस्कृति पर, उनके कल्चर पर, उनके धरोहर पर ये विश्वास नहीं है कि वो इस देश में ऐसा कभी नहीं होने देंगे? देखिए, अगर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं कैसे इस किस्म के किताब लिख सकता हूँ जिसमें मैंने मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माँ के बारे में, आदि शंकर के सोच के बारे में, स्वामी विवेकानंद जिसका सारे शब्द मैंने पढ़ लिया है टीनेज सालों से। ये कोई नया पहचान नहीं है, नई डिस्कवरी नहीं है। आई हैव बीन अ विवेकानंद भक्त मेरी टीनेजर से। मैं 18 साल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर दे दिया हूँ, तो मैं जानता हूँ उसने क्या कैसे विवेकानंद के भक्त हैं, कैसे आदि शंकराचार्य के पढ़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू तालिबानी हो गए हैं ना। हिंदू तालिबानी तो अलग बात है, और ये भी हमारी मीडिया तो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना पसंद करते हैं। क्या कहा था कि ये हिंदू पाकिस्तान विवाद आने के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग मेरे ऑफिस पे हमला किया तिरुवनंतपुरम में, काले इंजन ऑयल लेके सारे कुछ डिफेस कर दिया, पोस्टर्स, साइंस, दरवाजे, सब कुछ अंदर आने नहीं देने। तो उससे वो इंजन ऑयल तो मेरे ऑफिस के कागज़े के ऊपर भी पहुंचे होंगे। और उसने ये नारे लगाने लगे कि इसको हम मार देंगे, नहीं वरना पाकिस्तान जाओ। तो अगले दिन जहाँ एक रैली में मैंने कहा, मलयालम में मैंने कहा कि देखिए, ये लोग को किसने हक दिया कहने के लिए कि मुझे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हु गिव्स देम द राइट ये बताने के लिए कि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो मैंने कहा, देखिए, आजकल क्या कोई लोग हिंदुइज्म में भी एक तालिबान शुरू कर रहे हैं? तो ये प्रश्न पूछा मैंने। उसको तो मीडिया में बन गया कि हिंदू तालिबान। मैंने कहा कि क्या ये लोग तालिबान के जैसे मेरे ऑफिस में आके हमला करके कह रहे हैं कि मारेंगे इनको, जाने दो, पाकिस्तान जाने दो। तो ये तो तालिबान आपको पाकिस्तान जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड वहां रहती है। वैसे मुझे 100 देश में फ्रेंड्स है जो गर्ल्स है लेकिन मेरे ख्याल में ये जो व्यक्ति जो पता नहीं किस किस्म के बकवास बोलते रहते हैं, इसको सुनने की और सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी ने भी आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी आपको। देखिए, जो प्रवक्ता बोलता है वो उनका काम करने दीजिए, मैं जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ मेरे काम करने दीजिए। केरल में सारे कांग्रेस लीडर्स, पूर्व मुख्यमंत्री से लेके लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर, केपीसीसी का प्रेसिडेंट, सारे एमएलए, सब लोग मेरे साथ खड़े रहे और कहा कि ये 100% ज़रूरी है कि शशि थरूर को हमारा समर्थन दे। और मेरे ख्याल में जनता की रिएक्शन आप केरल में देख लीजिए। आजकल एक चीज़ तो सही है कि हम जो कुछ केरला में कहते हैं ये दिल्ली में भी सुनाई देता है। नेचुरली अलग अलग मैसेजिंग शायद करने का कोलकाता में भी सुनाई देता है। वहाँ एक अदालत ने आपके खिलाफ केस किया है, आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, आपको बुलाया गया कोर्ट में। मैं तो ये सिर्फ अखबार में पढ़ा है कि किसी ने जाके शिकायत दिया और समन्स आ रहा है। अब तक तो समन्स नहीं पहुंचा, 3 हफ्ते हो गए, तो मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। मेरे एड्रेस तो पब्लिक नॉलेज है, अगर अदालत के समन्स आना है तो मेरे घर पे आ जाएंगे। अब तक तो नहीं आया हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी पावर में आएगी तो हिंदू पाकिस्तान बना देगी। नहीं, मैं सिर्फ कहा, देखिए मोदी साहब, आप तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी होली बुक है, और उसी समय आप भी कहते हैं कि आप उपाध्याय साहब के बिल्कुल भक्त हो, कि उपाध्याय साहब की सोच सारे मंत्रालय को सेमिनार करना पड़ा उनके सेंटिनरी के टाइम पे। तो मैंने कहा, देखिए,
ये दोनों आइडियाज नहीं हो सकता एक साथ, क्योंकि उपाध्याय साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ था और अच्छे कार्य भी मैंने दे। कुछ तो मैं सिर्फ ये रिसर्च पूछ रहा हूँ, मैं इससे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप कहेंगे कि मैं उपाध्याय को बहुत बहुत मान देता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पे आई डिसएग्री विथ हिम, तब तो बात विवाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आप लोग सब कुछ बोलते हैं विच डज नॉट डिजर्व हिंदू राष्ट्र, तो नेचुरली लोगों के मन में शक रहेगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो इस देश में एक ही बार सस्पेंड किया गया, मौलिक अधिकारों का हनन एक ही बार हुआ, डेमोक्रेसी का गला एक ही बार घोटा गया जब कांग्रेस की सरकार थी 1975 मैं तो उसके खिलाफ लिखा भी था उस वक्त। ये नहीं कि मैं इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब तक कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है हमारे देश में। सब लोग हमारे लोकतंत्र को बहुत पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि ये रहें, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है इसमें, क्या आप वो ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे रहेंगे जैसे कि सारे मज़हब के सारे लोग को एक ही इक्वालिटी है, एक ही राइट्स है? अगर ये है तो हिंदू राष्ट्र की बात आजकल तो मोदी जी का राज है ना। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम मुसलमानों पूछ के रहे हैं लिए किसका साथ किसका विकास कर रहे हैं आप? 4.5 साल से कुछ विकास देखे आप? आपके अच्छे दिन तो शायद आए होंगे, आप लोग के अच्छे दिन आए अब तक? देखिए आए। अच्छा। बहुत बहुत तो भाग्यवान भी जिनके है अच्छे दिन आए इसका वो ताली बजाकर बता दीजिए कि वाकई में अच्छे दिन आए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, जो हिंदू और मुसलमान के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपकी अदालत में जब आए थे 4 साल पहले, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक में कुरान। जो आदमी ऐसी बात कहता है, सबका साथ सबका विकास की बात कहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ये इस विषय, इस विवाद के बाद मोहन भागवत जी ने भाषण दिया कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कि ये सही है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अब तक कोई भी नहीं, कोई प्रधान बीजेपी मंत्री या लीडर ने नहीं कहा कि ये पहले का हमारा इरादा था, अब तो हम छोड़ दिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण मैं तो देता एक मंच पे एक मंत्री को डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा, वो डायरेक्टली जवाब नहीं देना चाहता। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उन पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है और उसमें भी सबसे पहला हक देश के मुसलमानों का है। इसका मतलब ये नहीं वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश में जो लोग ज्यादा से ज्यादा कमजोर हैं उनको सरकार के ज्यादा मदद पहला मिलना चाहिए। आप देखिए कि हमारे देश में आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात में बहुत सुन रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं। अगर मुस्लिम्स को अपीज किया गया है 70 साल से, तो ये लोग इतने गरीब क्यों हैं, इतने अंडर एजुकेटेड, इतने अब इसका जवाब तो आपको अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। इतना अपीज किया तो अपीज नहीं किया, यही मैं कह रहा हूँ। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में तो ये तो और बड़ी ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि अपीजमेंट बिल्कुल नहीं हुए। मैं मानता हूं आपकी बात, अपीजमेंट नहीं हुआ, लेकिन तो ये कि जब लोग कमजोर हैं, आप सोचिए कि औरतों की हालत, आप सोचिए विकलांग की हालत, आप सोचिए आदिवासियों की हालत, आप सोचिए मुसलमानों की और दूसरे माइनॉरिटीज जो कमजोर हालत में हैं। कोई नहीं कह रहा कि पारसीज को सब कुछ मिलना चाहिए पहले, लेकिन मुस्लिम की हालत तो अलग है। 60 साल से आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत खराब है, माइनॉरिटी की हालत खराब है, तो कांग्रेस 60 साल पावर में रही, कुछ नहीं किया। यहाँ की मुसलमान कम्युनिटी ज्यादा कमजोर है बाय कंपैरिजन टू दूसरी कम्युनिटीज। अगर पता नहीं कोई और सेक्शन के लिए एक देश बनाया गया था तो शायद वो भी ऐसे गए होंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान बन गया और उसकी वजह से हमें अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मीटिंग की थी जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मंदिर गया गलती हो गई, जनेऊ पहना गलती हो गई, कांग्रेस तो असल में मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, मैं जो समझा, क्योंकि दूसरे लोग तो जो वहाँ थे मुझे बताया है कि राहुल जी ने कहा कि हम मुसलमानों का भी पार्टी है, ना का ही पार्टी है। मुसलमानों और दूसरे कमज़ोर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी सारे हमारे पार्टी में सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी, देखिए आपको पता है कि दूसरी पार्टी जो है वो एक दफ़ा कहा था इंडिया शाइनिंग, लेकिन कभी नहीं पूछा कि किसके लिए इंडिया शाइनिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो कमज़ोर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, जिनके लिए भारत बिल्कुल चमकता नहीं है, उनके लिए तो हम मदद देना चाहिए। हमारी पार्टी उनकी आवाज़ को उठाना चाहती है। ये तो बताएंगे कि ये नरेंद्र मोदी तो 4.5 साल से सत्ता में हैं। आप कहते हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी कुछ नहीं किया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसके पहले तो कांग्रेस पावर में रही थी।
तो इतनी बुरी हालत क्यों है मुसलमानों की? क्योंकि क्यों जो इतनी कुछ- बुरी हालत है गरीबों की? जो कुछ हम कर सका was not enough. इससे उन्होंने ज़्यादा- आपको वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया ना? हाँ, कई बार दिया। और इसलिए शक होता है ख़ास तौर पर हमने पढ़ा कि जब यूएस एम्बेसडर राहुल गांधी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदू टेरर से डर लगता है। उन्होंने कहा था कि जो आरएसएस है, हिंदुत्व है, ये टेरर की फैक्ट्री है। देखिए, राहुल गांधी जी तो ऐसे कुछ चीज़ मुझसे कभी नहीं कहा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप किसी को साइट कर रहे हैं, कुछ सालों पहले की बात है, और मुझे खुद मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि ये एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है। मैं तो नहीं था, मेरे सामने तो मैं ऐसे कभी कुछ नहीं सुना। हमारी पार्टी के अंदर ये आरोप मेरे ख्याल ये भी बेबुनियाद है। हम लोग जानते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे भी दुर्घटना हुई हैं। आपको पता है मालेगांव में क्या हुआ, समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ, जब टेररिस्ट 90% से ज़्यादा क्लियर है कि वो मुसलमान नहीं थे। तो आप ही डिडक्शन ले लीजिए कि कौन क्या किया। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ कोई धर्म पे, टेररिस्ट को वैसे भी कोई मजहब नहीं होता है, ये इंडिविजुअल एक्शंस है। लेकिन ये तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा ना, भगवा आतंकवाद। कभी मजहब के नाम पे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, या इस्लाम के नाम पे, और एक ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन इस्लाम के, या कभी हिंदू इंटरेस्ट के लिए, जो मालेगांव में हुआ, जो मस्जिद के खिलाफ, जो समझौता एक्सप्रेस में जहाँ विक्टिम सारे पाकिस्तानी थे। आप भी सोच लीजिए कि किसको ये करने के लिए कोई कारण मिला होगा। लेकिन फिर आप ऐसी बातों क्यों कहते हैं? हमारे देश में मुसलमान से ज़्यादा गाय सुरक्षित है, मुसलमान को खतरा है। देखिए, और मैंने क्या कहा, इन सम प्लेसेस कहा मैंने कहा कि हमारे देश में, वो अलवर में क्या हुआ था, इसलिए मैंने ये ट्वीट निकाला। अलवर में जो हुआ था, मैंने कहा it appears that in some places in our country it is safer to be a cow than a Muslim. और देखिए, बात यह है कि हमारे देश में 4.5 साल में जितने भी हमारे देश के इतिहास में, मतलब ये 70 साल में जितने काउ लिंचिंग्स हुई है, उनके 97% ये 4.5 साल में हुए। जो गाय के नाम पे जो व्यक्तियों के खिलाफ, पुरुष के खिलाफ, ह्यूमन बींग्स, इंसान के खिलाफ जो हमला हुए, ये सारे 4.5 साल में 97%। ये तो ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स है। लेकिन आपको नहीं लगता जब आप ऐसी बातें कहते हैं, हिंदू तालिबान या गाय, मुसलमान, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अर्थ कुछ और निकाले जाते हैं और डिवाइड पैदा होता है हिंदू और मुसलमान में? देखिए, डिवाइड करने वाले तो हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ जाएं। हम चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की इतिहास भी यह है इंक्लूसिव पार्टी। हमारे में सारे रिलीजन्स के लोग, सारे आइडियोलॉजी के लोग, एक तरफ मार्क्सिस्ट पे है, एक तरफ फ्री मार्केटर्स पे है, सारे एक ही पार्टी में रहा है। कांग्रेस का स्ट्रेंथ ये है। तो हम आप कह रहे हैं कि खेल क्यों कांग्रेस करें? हिंदू मुसलमान को साथ रखती है? बिल्कुल। देश का पार्टीशन किसने कराया? आप मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं सुना है अब तक? उसने पार्टीशन किया, उसका मांग था। हमारे देश में सिर्फ 2 पार्टी कहा कि ये 2 रिलीजन अलग अलग देश है। एक तो जिन्ना की मुस्लिम लीग 1940 में, और एक हिंदू महासभा 1937 में रेजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस का पोजीशन था कि हम सारे एक साथ रहेंगे। महात्मा गांधी ने माउंटबैटन से जाके कहा, देखिए, आप देश को ऐसे पार्टीशन मत कीजिएगा, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाइए, हम तो हट जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स माउंटबैटन ने ये मान नहीं लिया, और जिन्ना भी शायद नहीं मानते होंगे। वो अनडिवाइडेड इंडिया का प्रधानमंत्री बनने का वैसे भी उसका वो काबिल नहीं था। वो चाहते थे कि अपने ही देश बनाए जिसमें वो सुप्रीम लीडर के रूप में रह सके। तो उनका ही पार्टीशन है। कांग्रेस ने तो लास्ट मिनट तक इसका अपोज किया। अगर आप मुसलमान नहीं है तो आपके पासपोर्ट में छाप लगाता है नॉन मुस्लिम। क्या हम इस किस्म के देश बनाना चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई बहनों को नॉन हिंदू स्टैम्प करने का दिन? तो ये अगर हिंदू राष्ट्र, ये किसने कहा? 4.5 साल से मोदी की सरकार है, नहीं, क्या उनका किसी के तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगा कि आप हिंदू हैं नहीं है? नहीं, वो तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आपको लोकसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए, और आधे राज्यों में चाहिए। लोकसभा उनके पास था, राज्य अभी आए हैं, अभी तो 21 स्टेट हैं, और ये 21 स्टेट की असेंबली के वजह से राज्यसभा में 4-5 साल में वहाँ भी मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम 2019 में लोकसभा में उनके रोक सके, तो फिर भी
हिंदू राष्ट्र को यथार्थ करने के लिए उनका कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन उनके पास राज्यसभा है, लोकसभा है और स्टेट्स की मेजॉरिटी है, और जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों आरएसएस के अंग हैं, तो कौन रुकने वाले हैं उनको? जो आरएसएस का ये जो स्वप्न है, जो ख्वाब है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हमारे देश में, कौन रुकेगा? यही मैं कह रहा हूं कि नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि देश की जनता जो हिंदू मेजॉरिटी है, मेरे ख्याल में उस किस्म के हिंदू नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी रोक पाएंगे 2019 में नरेंद्र मोदी को? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है। राहुल गांधी एक नेता है सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के, लेकिन विपक्ष में बहुत नेता है, और मेरे ख्याल में 130 करोड़ भारतवासियों जो हैं, उनमें से 80% हिंदूज हैं, और उन 80% में एक अच्छी मेजॉरिटी, एक इंक्लूसिव इंडिया चाहते हैं। देखिए, ये आपके बयान आने के बाद भी बीजेपी प्रवक्ताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदुओं का सिर नीचा किया है, हम कोई हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, ये हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, और ये शशि थरूर की पूरी थिंकिंग ये है। मेरी थिंकिंग बहुत स्पष्ट है, और ये भी है कि मैंने 17 किताब लिखे हैं। अगर मेरी थिंकिंग के ऊपर कोई शक होता, पढ़ के देखिए। यही बात है कि मुझे डिस्टॉर्ट करना, मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बेबुनियाद आरोप करना, ये तो इनका खेल है, क्योंकि राजनीति में ऐसे है, वो करना चाहते हैं। और आप लोग जो मीडिया में हैं, आप इनको अनफॉर्चुनेटली एक ओपन मंच देते हैं दूसरों के ऊपर झूठ बोलने के लिए। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं अब उनके बारे सच बोलने के लिए। इसलिए हम लोग जनता से पूछते हैं, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं इस विषय पर। कोई सवाल पूछना चाहते हैं लोग? सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं या फिर हाफिज सईद हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक अच्छी पार्टी है, वो यही कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस अच्छी लगती है, कांग्रेस के लीडर्स अच्छे हैं। हाफिज सईद को कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? हम हाफिज सईद के कोई सम्मान नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी कांग्रेस नेता उनसे मिले, हम उसको बिल्कुल अरेस्ट करके पुलिस के पास ले जाना चाहेंगे। हमें तो बिल्कुल उनकी कोई ट्रिब्यूट नहीं चाहिए। अब बीजेपी में देखिए, ये पूरा ये 70 साल में पहली बार है कि लोकसभा में जो पार्टी सरकार बनी है, उनका एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। ये इंक्लूसिव पार्टी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि चेहरा जो दिखाते हैं लोगों दुनिया को, ये है कि उनको मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान उम्मीदवार भी नहीं है उनके। अंत में मुसलमान मंत्री रखने के लिए उनको राज्यसभा में 2-3 नॉमिनेशन देना पड़ा। कांग्रेस ऐसी नहीं है ना, हमारे तो सब बैकग्राउंड के लोग हमारे नाम पे खड़े होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। अच्छा, जब आप गुजरात में इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो राहुल गांधी सिर्फ मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। वहां कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए? देखिए, गुजरात में तो शायद मैं सही बात को मैं जानता नहीं, लेकिन कर्नाटक में जो जानता हूं, वो मंदिर गए, वो मस्जिद गए, और वो चर्चेस भी गए। क्योंकि वहां पर मुस्लिम के, क्रिश्चियंस के, हिंदुओं के वोट चाहिए। गुजरात में उनको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए? तो फिर हम खुलेआम कहते हैं, देखिए, हमें तो सबके वोट चाहिए, जनेऊ पहन के कितने मंदिरों में गए? वो जनेऊ क्या आप उनका कमीज खोल के देखा है कि नहीं, उन्होंने ऊपर पहना था, इसलिए। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर शशि थरूर पर इल्जाम है कि ये अपनी पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट बन गए हैं। आप बयान देते हैं और पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। आप कुछ कहते हैं तो बीजेपी कहती है राहुल गांधी से आप माफी मांगिए। रोज परेशान करते हैं आप अपनी पार्टी को। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, बात यह है कि बीजेपी का काम यह है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं के खिलाफ कुछ बोलना, अपोलोजाइज करवाना। अगर हम सारे डिमांड्स मानेंगे बीजेपी के, हम रोज अपोलोजाइज करते ही रहेंगे। आपकी लाइन अलग है, आप कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और राहुल गांधी जाके उनको गले लगा लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जब गले लगाया, उसने कहा कि ये नहीं है कि हम उनको समर्थन कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल वी डिसएग्री सारे विषय पे, सारी समस्याओं के ऊपर हम विपक्ष में हैं, लेकिन बिना नफरत की राजनीति नहीं कर सकते हमारे देश में। कि नफरत नहीं होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, आप विवाद कीजिए, आप डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए, और अंत में गले मिल लीजिए, यही कह रहा है। नहीं तो गले मिलना ठीक था, गले मिलने के बाद आंख क्यों मारी उन्होंने? क्या आप चाहते हैं कि गले मिलने के बाद गाली दे दें?
नहीं, उसमें उन्होंने बताया कि देखो मैंने क्या खेल कर दिया। नहीं देखिए, दो दोस्तों के आपस में कभी कभी ऐसे कुछ इशारा देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि मैंने जो कुछ करना चाहता था वो किया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को दिन में 5-6 बार किसी को गले लगाना चाहिए तो शशि थरूर को लगाना चाहिए, क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, मैं नफरत फैला, देखिए मैं तो अभी जितना भी बोल रहा हूँ कितनों साल से कि सब लोग एक साथ चलना चाहिए, एक साथ जीना चाहिए, मैं कहाँ नफरत फैलता हूँ? मैं नफरत के खिलाफ हूँ, नफरत की राजनीति के खिलाफ हूँ। राहुल गांधी भी यही कह रहे थे गले लगाने से पहले। तो ये आइडिया कहाँ से आया था, ये गले लगाना है नरेंद्र मोदी को जाके? वो तो आप राहुल जी से पूछना चाहिए, शायद मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी जहां भी जाते दुनिया में वहां के वर्ल्ड लीडर्स को गला लगाते हैं। तो कहीं राहुल जी, लेकिन विपक्ष के कोई नेता को अब तक गला नहीं लगाया। तो कहीं राहुल जी को ये तो नहीं लगा कि इनके गले लग के मैं भी बड़ा लीडर बन जाऊंगा? हमें लगता है कि बड़ा लीडर तो है वो, इस पार्टी का नेता तो छोटा आदमी नहीं हो सकता, बहुत लेकिन बड़ा अगर आदमी। आपके बयान देखें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को आपको गले लगाना चाहिए। राहुल गांधी ने बार बार आलोचना की, नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूर करते हैं, लेकिन आपने 11 फरवरी 2018 को कहा नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, और उनकी डिप्लोमेसी की आपने तारीफ की। देखिए, मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट की, मैंने कहा कि उनकी जो पर्सनल एनर्जी है, जो इतने एनर्जी, इतने तो वो थक नहीं जाते हैं। बहुत देश, मेरे ख्याल में अभी 60 देश तक तो पहुंचे होंगे, हर जगह में बहुत एनर्जी से वो काम करता है। वो जो मेरी हिंदी माफ़ कीजिए, मैं दक्षिण भारत से हूँ, हिंदी तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन हिज डायनामिज्म, हिज एनर्जी, ये सब तो मैंने बहुत वो ऊर्जा से हमारे देश का झंडा हर जगह फैला रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हमने उसी स्टेटमेंट में ये भी आरोप दिया कि उसका रिजल्ट हमारे देश के लिए क्या हुआ अब तक, कि जो आप देखिए फॉरेन पॉलिसी, हमारे नेबरहुड में जो हैं सारे देश अभी हमारे खिलाफ हैं। मालदीव्स में आजकल कोई भारतवासी को अगर एक जॉब के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसको साइन मिलता है, इंडियंस नीड नॉट अप्लाई। श्रीलंका में देखिए क्या हो रहा है, नेपाल में, अभी उत्तर नेपाल में पूरा तो चाइनीज इन्फ्लुएंस ही हो रहा है। चाइनीज कंस्ट्रक्शन, रोड बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे लाइन ले आ रहे हैं। तो भारत की हालत ये है कि हमारे सारे जो पड़ोस हैं, कोई भी हमसे अच्छी तरह फ्रेंडली रिलेशंस नहीं मेंटेन कर रहे। लेकिन ये और ये जो 60 देश जहाँ मोदी जी चले गए, अच्छी बात है, एक फोटो आप मिले, गले लगे, हेडलाइन मिले, लेकिन बाद में भारत को इससे क्या मिला वो सरकार को बताना बड़ी ज़रूरी है, और अब तक नहीं बता ये तो आपने ही देश को बताया कि डोकलाम में नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की जीत हुई, चीन को 200 मीटर पीछे जाना पड़ा। राहुल गांधी 200 कहते हैं मीटर पीछे नहीं गए। आज भी सुषमा जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जो स्टेटस को था उससे कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं। मैं तो आपका स्टेटमेंट बता रहा हूं, जब राहुल गांधी कह रहे थे डोकलाम में भारत ने मुंह की खाई, आप कह रहे थे कि नहीं डिप्लोमेसी सफल हुई। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो जो स्टैंड ऑफ थे उस वक्त, उसको डिफ्यूज हो गया। मैंने कभी नहीं कहा कि ये, मैं नेचुरली एक भारतवासी हूँ, नागरिक हूँ, मैं तो मेरे सरकार की शब्द को मैं एक्सेप्ट करना। अगर सरकार ने घोषणा की कि देखिए ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी कुछ दिनों के बाद, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मेरी जिम्मेदारी है ये मानने के लिए। लेकिन सुषमा जी भी पार्लियामेंट में कहा है कि कोई हटाए नहीं, वो लोग वापस नहीं गए और हम लोग आगे नहीं गए, ऐसे ही रहा। मुझे ध्यान है राहुल गांधी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, उन्होंने कहा ये खून की दलाली, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। और आपका सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं बोला, उसने बोला कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीति में इस्तेमाल कर रहे थे, ये है खून की दलाली। लेकिन आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत की जीत है, बड़ी भारत की जो फौज है उसकी विक्ट्री आपने बताया। देखिए, मैं कहूं कि जब भी पाकिस्तान हमारे खिलाफ हमला करने के लिए तैयारी करें, हम उनको अटैक कर सके, ये तो अच्छी बात है। ये सर्जिकल स्ट्राइक को नाम दिया गया है मोदी जी के सरकार ने, लेकिन पहले भी 5-6 बार कम से कम हुआ है यूपीए के सरकार में, लेकिन पब्लिकली कोई बातचीत नहीं हुई। तो ऐसे अटैक्स होना चाहिए, कभी कभी उनको भी कुछ सिखाना चाहिए उस तरफ के लोगों को, और ये मैं खुश हूँ कि सरकार ने किया। नेशनल सिक्योरिटी में कोई मेरे ख्याल में डिफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में हमको फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन विदेश कार्यों में और नेशनल सिक्योरिटी के विषय में ना भाजपा पॉलिसी है ना कांग्रेस पॉलिसी है, सिर्फ भारतीय फॉरेन पॉलिसी है। ये आपने अच्छी बात कही कि जो नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ है उसमें सबको साथ चलना चाहिए। जनता जो लोग सवाल पूछ रहे थे, जी आप पूछना चाहते हैं यहाँ 3rd रो में। नेशनल सिक्योरिटी के लिए
कन्हैयालाल खड़े होकर के जेएनयू में गालियां देते हैं और कपिल सिब्बल उनको सेव करते हैं। देयर आर सो मैनी केसेस, जितने भी नेगेटिव केसेस हैं, ऑल गोज टू मिस्टर कपिल सिब्बल एंड ही फाइट्स फॉर देम। देखिए, मैं तो कपिल सिब्बल जी का स्पोक्समैन तो थोड़ी हूँ, लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि एडवोकेट का काम है उनके क्लाइंट को डिफेंड करना जब वो कन्विंस है कि उनकी क्लाइंट मेरे साथ है। मैं कन्हैया से मिल लिया उस वक्त, उसने कभी नहीं कहा जो चीज़ें जो माध्यम में लिखे हैं कि उसने कहा है ये भारत तेरे टुकड़े कहेंगे, कभी कभी ना उसने कहा ना उनके जो एसोसिएट्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये जो शशि, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जेएनयू की, उसने दोषी पाया कन्हैया को। उनको शायद पता नहीं था कि कपिल सिब्बल की तरह आप भी कन्हैया का सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, मैं ये करा क्योंकि कन्हैया जो मुझसे कहा, उसने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा हम भारत से आज़ादी चाहते हैं, हमने कहा भारत में आज़ादी चाहते हैं। मतलब जो गरीब है, जहां नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो उस वक्त वहां मौजूद थे। मैं नहीं कहता उन्होंने नारे लगाए, लेकिन वो जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। रजत जी, किसी ने ये फोरेंसिक एनालिसिस किया टेप का कि ये साउंड बाद में चिपका गया है टेप के ऊपर, कि उस वक्त जब कन्हैया वहाँ था ये किसी ने नहीं कहा। लग रहा है कि कुछ कश्मीरी एक्टिविस्ट शायद थे, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे जब कन्हैया पहुंच गया। कन्हैया पहुंचा जब ट्रबल शुरू हो गए, उस वक्त उसने पहुंच गया। मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन देखिए, मैं भी उनका लॉयर नहीं हूं। हाँ, उनको तो वो अलग पार्टी का भी बंदा है, उनको बोलने दीजिए। पब्लिकली इसको कंडेम किया कि जेएनयू में ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए थे। ऐसी चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए जब कोई मार्जिनल व्यक्ति आके, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। कन्हैया इलेक्शन जीता हुआ नेता था यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वो उसने ऐसे कुछ नहीं कहा। जो कोई आके कुछ बकवास बोलते हैं तो आप इसको सीरियसली क्यों लेते हैं? मेरे ख्याल में हमारे माध्यम बकवास ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसमें से शायद टीआरपीज बढ़ जाते हैं। अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ बोलेगा उसको सीरियसली लेंगे। कोई भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहेगा 100% सीरियस लेंगे। कोई कहेगा कश्मीर को भारत से अलग कर दो तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा। कौन है ये कहने वाले? हमारे देश को टुकड़ा करने का किसका कैपेबिलिटी है? लेकिन आप ये मत कहिए कोई ऐसा नारा लगाए तो उसको सीरियसली मत लीजिए। जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। अगर कोई सीरियस आदमी ने कहा, कोई हमारे देश को तोड़ने की बात कैसे हमारे सामने खड़े होकर कैसे कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। तो अगर आपके पास कोई सबूत है कि ये पुरुष ऐसे कुछ कहा है, उसके एक्शन आप ले लीजिए, उसके खिलाफ एक्शन ले लीजिए। नरेंद्र मोदी कांग्रेस की आलोचना करते हैं, कांग्रेस के सब लीडर्स की क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन आप अकेले हैं जिनकी मैंने देखा उन्होंने तारीफ की। जब आपने ऑक्सफोर्ड की डिबेट में अंग्रेजों से मुआवजा मांगा, अंग्रेजों से कहा जो कुछ लूट कर ले गए थे वापस दो, तो मोदी ने आपकी तारीफ की। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उसने ये कहा कि आपने जो कहा राइट प्लेस राइट टाइम, ऐसे भी कहा था उसने। मोदी जी मुझे वो स्वच्छ भारत के वो जो एम्बेसडर बनने के लिए भी बुलाया था, और मैंने भी उसको मान लिया। उनके जन्मदिन के लिए मैंने कहा कि देखिए हमारे ओपिनियंस अलग है, लेकिन मैं आपको बहुत आयु विश करता हूँ देश की सेवा में। ये सब तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये जो इज्जत होनी चाहिए ओपोनेंट्स के बीच में होना चाहिए। मैं कभी नहीं भूल गया कि 2014 में जब उसने जीता और मैंने एक ट्वीट इशू कर दिया कि कंग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी ऑन स्प्लेंडेड विक्ट्री, 10 मिनट के अंदर जवाब आया, कंग्रेचुलेशन शशि थरूर, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। तो इस स्पिरिट होना चाहिए था, लेकिन 4 साल में जो हमारे देश में हमने देखा है, ये तो मैं आपसे कहूँ ये स्पिरिट बिल्कुल नहीं है। जब ये जो ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल बात नहीं करते हैं उनके तरह। मैं जानता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था, कई विषय पे ऑपोजिशन विपक्ष के नेताओं को अपने घर बुला के नाश्ता खिला के बात करते थे कि देखिए इस विषय पे आपका समर्थन चाहता हूँ। मोदी जी एक बार भी नहीं किया अब तक। मेरे ख्याल में ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे राजनीति में इतनी पोलराइजेशन हुई है कि दोनों साइड पे अलग अलग रहना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मोदी जी ने कभी आपको बुलाया नहीं हमारी पार्टी में आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ? देखिए, जो भी मेरे बारे में कुछ जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत लिबरल आदमी हूँ, और बीजेपी आरएसएस की जो इलिबरलिज्म है ये तो मुझसे नहीं चला। शायद कुछ विषय पे हम एक ही एस्पेक्ट से देखेंगे भारत को, जैसे भारत की सॉफ्ट पावर।
मैंने शायद अकेला था कांग्रेस पार्टी में मानने के लिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि भारत का नाम अभी पूरा दुनिया में कम से कम एक दिन जब लोग योगा करते हैं तो भारत के याद करते हैं। लेकिन सिर्फ एक दो उदाहरण से नहीं चलेगी देश। हमारे सॉफ्ट पावर, हमारी रेपुटेशन तो दुनिया में है। जब कोई व्यक्ति के खिलाफ गाय के नाम पे हमला हो तो हमारे सॉफ्ट पावर कम हो जाता है। जब कोई दलित जो अभी गाय को स्किन कर रहा था उसको मार के पिटाई करके यूट्यूब में वीडियो लगाते हैं, हमारे देश की इज्जत पूरी दुनिया में कम हो जाते हैं। तब ये सब ऐसे उदाहरण आप देख लेते हैं। जब मुसलमान कोई भी व्यक्ति का, एक 15 साल का लड़का ईद के लिए नया कपड़ा खरीद के ट्रेन में आ रहा है और उसका टोपी देख के ये मुसलमान है देख के उसको स्टैब करके ट्रेन से फेंकता है, वो मर जाता है, हमारी सॉफ्ट पावर कम हो जाता है। तो ये मैं सरकार को कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को शुरुआत में ही रुकना चाहिए था। मोदी जी के जीतने के 1 महीने के अंदर पुणे में एक IT टेकी जो मस्जिद से बाहर आ रहा था उसके ऊपर हमला हुआ, वो देहांत हो गया। उसी वक्त मैंने बोला, उस वक्त मैं कांग्रेस स्पोक्समैन था, मैंने कहा मोदी जी आप कंडेम कीजिए, तुरंत बोलिए कि आप ऐसी चीज़ों के लिए नहीं जीता है इलेक्शन, कि ऐसी चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी की खामोशी इन लोगों को सशक्तिकरण दिया है, इट इज एम्पावर्ड द बैड पीपल। लेकिन वो अब तक ऐसे नहीं बोला, खामोश रहा। कोई भी केस में हेडलाइंस चल रहे हैं, माध्यम में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी का साइलेंस ब्रेकिंग नहीं होता है, ब्रोकन नहीं होता है, वो साइलेंस पे ही चलता है, खामोशी पे ही चलता है। लेकिन ये हमारे एक दो बारे मैं आपकी बात मानता हूं कि उन्होंने शुरू में नहीं कहा, लेकिन गौरक्षकों को उन्होंने वार्निंग दी, ये पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था, बहुत लेट किया। अलवर के बाद आपने कुछ सुना है मोदी जी? लेकिन कई बार इस बात को उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, और ज़्यादा स्ट्रांगली कहना चाहिए था। बिल्कुल स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए था तो फ़र्क हो जाता। आपकी जो ऑक्सफोर्ड की स्पीच थी, डज ब्रिटेन ओ एज रेपरेशंस, अगर मैं खूब सराहना करती हूँ आपकी, अगर आपको पाकिस्तान से इनविटेशन आए कि आपको कश्मीर इश्यूज़ में पाकिस्तान में स्पीच देनी है, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? मैं तो दे चुका हूँ एक बार, और वो लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं मुझसे। मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं, मैं तो आतंकवादी अटैक्स के बारे में भी बोला कि ये गलत है। मैंने कहा कि आपका बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके देश में, हमारे देश में स्टेट को एक फ़ौज है, एक आर्मी है। आपका प्रॉब्लम है कि फ़ौज को एक स्टेट है, फ़ौज चलाते हैं पाकिस्तान, और उनके वो भी जो तय करते हैं वही चलता है। आप देखिए कि मोदी जी ने चला गया लाहौर, नवाज शरीफ से मिल ली, उनका जन्मदिन मना लिया, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी पे गए, और 3 हफ्ते के अंदर पठानकोट पे हमला। ये किसने किया? पाकिस्तान से ही आया हुआ था। और कौन तय करता है कि नवाज शरीफ ने भेजा? बिल्कुल नहीं, कोई सस्पेशन नहीं है। ये तो आर्मी ISI की तय है कि हाँ इस बार लश्कर-ए-तौबा को हम ग्रीन लाइट दे देंगे। तो हमारे तरफ से क्या आप कुछ बदलाव आएगा? इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे? देखिए, मैं इमरान को जानता हूँ, आदमी तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, कैरिज्मेटिक है, लेकिन मेरे ख्याल में उस देश में कोई भी सिविलियन लीडर हो, वो सिर्फ ये कर सकता है जो आर्मी उनको परमिशन इजाज़त दे दे। अगर आर्मी ने तय किया, जैसे जनरल बाजवा कुछ हिंट कर रहा था कुछ महीने पहले कि अभी समय आया है कि भारत के साथ ज़रा सा अमन हो जाए, तो मेरे ख्याल में इमरान इस अमन की पॉलिसी का बहुत अच्छा चेहरा बनेगा। लेकिन अगर कोई भी कारण के लिए आर्मी ने तय किया कि नहीं हम नहीं चाहते, हमें एक्शन चाहिए, वॉर चाहिए, आतंकवाद की अटैक्स चाहिए, तो इमरान खान उसी पॉलिसी का भी चेहरा बन सकता है। उसका निकनेम एक ज़माने में तालिबान खान कहा जाता था, क्योंकि वो तालिबान के फेवर में बहुत चीज़ें बोले हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट जो भी ज़्यादा स्वतंत्रता दिखाना कोशिश किए, उसको तो हटाते हैं, बहुत जल्दी हटाते हैं। या आप कू करके हटाइए, 4 बार तो हुआ या 5 बार हुआ है पाकिस्तान में, या आप अदालत को इस्तेमाल कीजिए जैसे रजत शर्मा करते हैं और अदालत के साथ नवाज शरीफ को हटा दिया इस बार। तो मेरे ख्याल में यही है। इमरान तो वी कैन टॉक टू हिम, ही इज़ अ मैन यू कैन डू बिजनेस में, जैसे अमेरिका में कहते हैं, लेकिन जिधर तक आर्मी उसको जाने देगा बस। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर शशि थरूर पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया। शशि, आमतौर पर आपकी अदालत में मैं पर्सनल सवाल नहीं पूछता हूं, और ख़ास तौर से इस तरह के सेंसिटिव क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं, लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन में इतनी बात हुई है, इतने सारे इल्ज़ाम इसको लेकर आप पर लगे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक दुख भरा हादसा हुआ था, आपकी पत्नी की डेथ हुई थी,
उसको लेकर आप पर इल्ज़ाम लगे और दिल्ली पुलिस ने कहा कि क्रूएलिटी की और आत्महत्या के लिए उकसाया। बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सत्य नहीं है और मैं कोर्ट में कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं जो असली अदालत में चल रहे हैं तो आपकी अदालत में नहीं चलेगी। मुझे बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन जब तक सब जुडिसी है मुझे यहाँ बैठ के आपके प्रश्न के जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि कानून के खिलाफ होगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इसमें कोई सच नहीं है और मुझे लग रहा है कि ऐसे इल्ज़ाम करना किसी के प्राइवेट ज़िंदगी में बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हुई है और मुझे मॉर्निंग करने के लिए वक्त देने के अलावा इसमें राजनीतिक तौर पे बहुत विवाद कर दिया। 4 साल से मीडिया अपने टीआरपीस बढ़ते रहे इस विषय पे और अब पुलिस भी आ गया है। मुझे ये समय बहुत बहुत बुरा लगा। इसीलिए मैं और मैं कहता हूँ कि अदालत में ये क्लियर कर दें। अच्छी बात है कि अंत में अदालत तक पहुँचे। लेकिन ऐसे जो सवाल आए कि आपकी वाइफ ने, सुनंदा पुष्कर ने 9 दिन पहले ईमेल लिखा था, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। देखिए, ये सब तो हमको कोर्ट में ही देखना पड़ेगा, आपकी अदालत में नहीं। रजत, माफ़ कीजिए। इतना तो बता सकते हैं कि इस तकरार की वजह एक पाकिस्तानी महिला मेहर तरार थी। देखिए, आप जो चाहते हैं मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं। जब वक्त आएगा, जब सारी चीज़ें क्लियर होगी कोर्ट में, उसके बाद बात करें। मैं ये तो लोगों को बता सकता हूं कि मेहर ने ये लिखा था, शशि थरूर की आवाज़ मेस्मराइज कर देती है, होश उड़ा देती है। उनसे पूछना चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी आवाज़ आपको मेस्मराइज करे कभी कभी। और सुब्रन स्वामी ने इसको, एक केस को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। इस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि क्यों उसको सीरियसली लेते हैं लोग। मैं तो सीरियसली नहीं लेता हूं, मैं जवाब मुझे ये उनकी बात समझ नहीं। उन्होंने कहा कि आईपीएल को लेकर के कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी सुनंदा। अगर वो जानते हैं तो कोर्ट में बोलने दीजिए, पुलिस को बोलने दीजिए। ये लोग जो हैं, जो टेलीविजन में सब कुछ बताना चाहते हैं, और टेलीविजन में कोई भी जर्नलिस्ट पूछता नहीं कि आप कैसे जानते हैं, आप थे वहाँ, आप मौजूद थे, आप इसमें पार्टनर थे, कैसे आप जानते हैं ये सब? कोई नहीं पूछते। उनका मन में जो कुछ आए वो बोल सकते हैं और आप लोग सारे रिपोर्ट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, ये व्यक्ति ने ये अलेज किया, ये आरोप दिया, लेकिन कोई भी नहीं पूछता। अभी 4.5 साल से मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछ लीजिए एक प्रश्न, आप कैसे जानते हो? कोई नहीं पूछता हमारे माध्यम में। सिर्फ टीआरपीस के खोज में जो भी लोग बोलते हैं, जो बकवास और पागलपन भी बोलते हैं, वो सब रिपोर्ट कर जाते हैं। सिर्फ हमारे देश में ऐसे चलेगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ सकता है कभी कभी। मैं अब तक 4.5 साल में आई हैव ट्राइड टू लिव विद डिग्निटी। ये आसान नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें आपके बारे में सुने डे आफ्टर डे और माध्यम में ऐसे चर्चा हुई, आपको कैसे लगेगा? आप सोचिए, मेरे 80 साल की माँ की रुलाई मुझे देखना पड़ा ये सब टेलीविजन में सुन के। आई वॉज ब्रॉट अप, मैं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कभी ना पुलिस स्टेशन देखूंगा ना अदालत, सिर्फ आपके शो में शायद। लेकिन अभी जो मेरे अनुभव है, ये तो बहुत बहुत दुखित बात है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा एक बहुत जो मुझे शक्ति देता है, यह है कि मेरा एक क्लियर कॉन्शियंस है। मुझे मालूम है कि मैंने कुछ गलती नहीं की, इसलिए इस क्लियर कॉन्शियंस से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन इस विषय पे चर्चा करना मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि मामला सब जुडिस है। आपने कहा कि आपके बारे में बहुत कुछ कहा गया। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप देश की जनता को कहना चाहते हैं इस केस बिल्कुल, सिर्फ ये कि आप लोग जो मुझे शायद देखे हैं कुछ सालों से, जो मुझे और भी देख सकेंगे, आप यूट्यूब में देखिए, मेरे किताब पढ़िए। यू कैन डिसएग्री विथ मी, लेकिन मैं किस किस्म के आदमी हूँ वो भी आप देखा जाएगा। मैं तो कभी भी, नोबडी हु नोज मी, कोई भी मेरा जान पहचान जो मुझे शायद पसंद भी नहीं करते, वो भी नहीं कहेगा कभी कि मैं ऐसे चीज़ों की केपेबल भी हूँ जो इस जो इल्ज़ाम लगा है। क्योंकि मेरी रीति ऐसी नहीं है यार। मैं तो किसी को, मेरे 2 नॉटी बॉयज़ को मैंने बढ़ाया, एक बार भी नहीं थप्पड़ मारा, इवन दो दे मे हैव डिजर्व्ड इट, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। मैं ज़िंदगी में कभी कोई भी इंसान, कोई जानवर, कोई किसी व्यक्ति को ना मारा, ना कुछ दबाव दिया या कुछ बुरा दिया। आप कितने लोग से पूछ सकते हैं जो भी मेरे साथ काम किए हैं, जो भी मेरे साथ यूएन पे या इंडिया पे, हमारे एमपी ऑफिस पे, हमारे कंस्टिट्यूएंसी पे, माध्यम में, लोग शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे दूसरे कारण के लिए, लेकिन कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो ऐसे कुछ मान लेगा। और ना सुनंदा भी कभी नहीं कहा कि मैंने उसके खिलाफ कुछ किया, कभी नहीं।
तो अभी देखेंगे, अभी ये सब अदालत में आने दीजिए। जब सबूत की प्रश्न है, देखेंगे क्या सबूत देंगे ये लोग। क्या आत्महत्या हुए, पुलिस ने कहाँ साबित किया है कि आत्महत्या हुई भी है। ये सब मेरे ख्याल में एक मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन है। क्या हुआ ये आप बता सकते हैं? नहीं, वो क्या मालूम, पुलिस को बताने दीजिए। वो एलिगेशन, आरोप उनकी तरफ से है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दिखाए कोर्ट को कि कैसे हुआ आत्महत्या और कैसे मैंने इस तरह के एक्शन किए जो आत्महत्या हुआ होगा। उनकी जिम्मेदारी करने दीजिए। उससे ज़्यादा बोलना मुझे बिल्कुल नामुमकिन है। और आप प्लीज़ मान लीजिए रजत जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो नियम जानते हैं। ये कानून के खिलाफ चीज़ें पर मत जाइएगा। मैं मानता हूँ आपकी बात, और मैं आपको ये पॉइंट ग्रांट करता हूँ कि आपको इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो बता सकते, इतना मीडिया में छपा, इतना बर्दाश्त करने की ताकत कहाँ से आई? इतना कुछ कहा गया आपके बारे में, अगर ये बिल्कुल झूठ है तो किसी भी इंसान के लिए उसको सहना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, लेकिन सत्य है मेरे शक्ति। अगर सत्य मेरे पास नहीं था, अगर सत्य मेरे मन में नहीं है, तो मैं ये शक्ति से कैसे बर्दाश्त करूँ? ये सब ये इतने आरोप और इतने, शायद खुद आत्महत्या करने के लिए लगा होगा ये सब सुनने के बाद। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, तो मुझे why should I allow them to define me? I will be myself and I will stay as strong as I can. अब तो आपका नाम कांग्रेस के उन नेताओं में आ गया जो बेल पर हैं, जिनके लिए मोदी जी कहते हैं बेल गाड़ी है ये पार्टी। ये अनुभव तो मोदी जी को भी हुआ है, अमित शाह को भी हुआ है। हमारी राजनीति में अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगा जब उसने बेलगाड़ी कहा, कि एटलीस्ट बुलेट ट्रेन को छोड़ के बेलगाड़ी तक पहुंचा। ये तो अपने रेटोरिक से जरा नीचे आना चाहिए था। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर शशि थरूर पर इल्जाम है कि ये हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आप इतने पॉपुलर थे, यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेट थे, आराम की जिंदगी थी, ऑथर के तौर पर आप बड़े पॉपुलर थे, सोशल मीडिया में आप आज भी बड़े पॉपुलर हैं, एक ज़माने से हैं, तो लगता नहीं कि राजनीति में आके गलती कर दी? कभी कभी लगता है कि शायद ये अच्छा नहीं थी। लेकिन ये जो विवाद के बारे में बोल रहे हैं, विवाद कौन बनाते हैं? बात यह है कि अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक आदमी कुछ और कहा, तीसरा आदमी आके कहते हैं कि ये इसने ऐसे कहा, ये विवाद बन गया, अभी आके चर्चा करो, डिस्कशन करो, तो विवाद बन जाता है। मेरे कोई कभी भी इरादा नहीं था विवाद बनने के लिए। जैसे जो हिंदू पाकिस्तान आरोप कह रहे थे आप, एक छोटा सा हॉल में 100 लोग के सामने मैं तिरुवनंतपुरम में भाषण दे रहा हूँ। मुझे क्या लगा कि एक दिन आपकी अदालत में चर्चा होगी इसके बारे में। हम तो एक एमपी के रूप में तो 12-14 भाषण देते हैं हर रोज़ मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, ये तो हो ही जाता है। लेकिन उस दिन उस टाइम पे उस भाषण के लिए कैमरा था, और उस कैमरा की वजह से ये नेशनल न्यूज़ बन गए। तो विवाद बनना, आपके ज़्यादा विवाद सोशल मीडिया में बनते हैं। जैसे उदाहरण है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हमारे आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज किया, तो शशि थरूर ने उसको लाइक किया। ये मैंने आपको उसी वक्त मैंने बताया कि लाइकिंग जो होता है ये बुकमार्किंग के मतलब होता है। क्योंकि ये नहीं कि मुझे पसंद है, मैंने बहुत चीज़ें लाइक किया है जो मेरे खिलाफ पे है, जो मैंने बुकमार्क करके रखा कि क्योंकि लाइक तो आसान से देख सकते हैं। मुझे करीब 4-5 हज़ार ट्वीट मिलते हैं एक दिन में जो मेरे नाम टैग किया है। तो अगर मैं किसी को जवाब देना चाहता हूँ बाद में जब मुझे फुर्सत मिले, मैं कैसे फाइंड करूँ उसको? तो सिर्फ जाके लाइक्स देखेंगे तो 4-5 लाइक होंगे 4000 के अलावा, और उस 4-5 लाइक्स में तो इस ट्वीट ले लेंगे और जवाब दे देंगे। अब देखिए, हर रोज़ मैं तो कम से कम एक दो व्यक्ति को जवाब देता हूँ। लेकिन वो करने के लिए अगर उसी वक्त जब उनका ट्वीट देखा मुझे टाइम नहीं है तो मैं लाइक कर लेता हूँ। इसको डिस्टॉर्ट करके कि मैं पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का लाइक करता हूँ, देखिए ये तो बिल्कुल मुझे इतना अनफेयर लग रहा है, इतना अन्याय लग रहा है इसमें कि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। जैसे आपने महावीर जयंती पर लोगों को विश किया और तस्वीर गौतम बुद्ध की लगा दी। ये तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे मदद करने के लिए एक बहुत अच्छी औरत है जो ये पिक्चर्स लेती है, और उसने मुझे सबूत दे दिया कि 4 हिंदी अखबारों में यही पिक्चर छपा था, तो उसने वहाँ से पिक्चर लेके ये बनाया। सही बात है कि कभी कभी जब ये एनिवर्सरीज जयंती और पुण्यतिथि के जो होते हैं, कभी कभी मुझे देखने के लिए टाइम नहीं है। किसी ने मुझे ये बना के भेजते हैं कि ये सब सच नंबर। लेकिन जब जो हमारी लड़की मिस वर्ल्ड बनी उसका नाम चिल्लर है, तो आपने चिल्लर कह दिया। मैंने कहा कि देखिए हमारी
देश की शक्ति इतनी है कि हमारी छिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई। और ये एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू प्रेज हर इन अ फनी वे, मिस फायर हो गया। कभी कभी यही प्रॉब्लम है जोक्स के, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। और मुझे खुद याद दिलाता था कि जब वो पहले मेरा ये विवाद होते थे जोक्स के बारे में, मैंने मान लिया कि जोक्स की इफेक्टिवनेस ऐसे, दे नेवर लाई इन द टंग ऑफ द टेलर बट इन द ईयर ऑफ द हियरर। आप जो भी कहना चाहते थे, आपका इरादा जो भी था, डजंट मैटर, अंत में जो लोग सुनते हैं या सोचते हैं कि उन्होंने सुने हैं, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। और इसलिए जोक्स को अवॉइड करना ज़रूरी है। और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, जैसे उस दिन भूल गया। आपका सबसे ज्यादा मजाक तो लोग उड़ाते हैं अंग्रेजी को लेकर। लोग कहते हैं अंग्रेज भी जब आपके ट्वीट पढ़ते हैं तो साथ में डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है। हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली कृष्ण मेनन, जो मेरे 40 साल पहले तिरुवनंतपुरम का एमपी था, उसने कहा है कि अंग्रेजी औरत को एक बार, देखिए मेरी इंग्लिश आपसे तो नेचुरली बहुत बेहतर है, क्योंकि आपने तो पिकअप किया भाषा, मैं तो पढ़ लिया। तो मैं उधर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी अंग्रेज़ी में कोई खराबी नहीं है। कभी कभी शायद मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो सारे दुनिया में शायद एक छोटी सी प्रतिशत शायद इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम्युनिकेशन शुड बी टू बी अंडरस्टूड। तो ये मेरी एक फेलिंग होगी कि मैं कभी कभी ऐसे शब्दों नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो लोग समझते नहीं हैं। बेहतर है कि मैं सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करूँ। ज़्यादा तौर पे मैं तो सिंपल ही करता। मैं तो पता नहीं 45,000 ट्वीट निकले होंगे, उसमें शायद 3, 4, 5 होंगे जिसमें कोई वर्ड्स है जो लोग समझते नहीं हैं। और कभी कभी जो मुझे शक है कि ये वर्ड समझेगा नहीं, मैं उसका मीनिंग भी बताता हूँ ट्वीट में। लेकिन और कभी कभी मैं जानबूझ के ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ लोगों को मजाक उड़ाने के लिए या कुछ और करने के लिए। जैसे जब एक मुख्यमंत्री हमारे महागठबंधन छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, मैंने एक अमेरिकन शब्द को निकाल दिया, 1845 में इस्तेमाल किया हुआ शब्द राजनीति में, स्नॉलीगॉस्टर। इसका मतलब है एक चालाक अनप्रिंसिपल राजनेता। तो मैंने कहा फर्स्ट यूज्ड 1845, लेटेस्ट यूज्ड टुडे इन बिहार। तो उसका मतलब सब लोग समझ गए कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा था। मैं इसका नाम भी नहीं देने की जरूरत थी। तो ये सब मजाक में भी हम वोकैबुलरी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए ज़रूर तारीफ़ करना चाहता हूँ। आप केरल से आते हैं, ज़िंदगी भर आप बाहर रहे हैं, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है और आपने बड़े अच्छे हिंदी में सवालों के जवाब दिए। अरे यू टू काइंड, बहुत धन्यवाद राजी। देखिए दोस्त मुझे कहा कि आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा बोलते हो और अगर हिंदी में नहीं बोलोगे तो लोग समझेंगे नहीं, इसलिए रजत शर्मा जी के शो करना ही चाहिए। तो मैंने कहा देखो मैं दक्षिण भारत से हूँ, अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो कोई समझेगा नहीं, तो बेहतर है कि मैं कुछ और बोलूँ जो लोग समझ सकें। लेकिन मैं खुश हूँ कि आपको ये जो मैं कहना चाहता था आपकी बात सबको समझ आई आज। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज हमने मुकदमा चलाया शशि थरूर पर, उनसे पूछा उनके विवादों से भरे बयानों के बारे में, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान के बारे में। उनसे हमने पूछा उनकी राजनीति के बारे में, नरेंद्र मोदी से उनके रिलेशनशिप के बारे में, और फिर उनको लेकर सोशल मीडिया में जो विवाद उठते हैं उनके बारे में। हर सवाल का जवाब उन्होंने बड़ी सफाई से दिया, किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की। आप सुनते हैं आपकी अदालत में आज के जज राहुल देव का फैसला आज के मुकदमे पर। मुजरिम शशि थरूर ने आज अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब जिस सौम्यता, परिपक्वता के साथ दिए, उससे ये तो जाहिर है कि वो भारत में एक दुर्लभ नेता हैं। ऐसा नेता जो बहुपठित है, एक मुक्त चिंतक और लेखक है, उदारवादी है और बिना कटुता और अनावश्यक आक्रामकता के अपनी बात रखता है। उनका ये मूल स्वभाव उन्हें एक बुनियादी दुविधा में भी रखता है और उनको विवादों में फंसाता रहता है। उनका मुक्त चिंतन उनके राजनीतिक व्यक्तित्व से टकराता रहता है और उन्हें और उनकी पार्टी को अक्सर मुश्किलों में डालता रहता है। कई लोग हैं जो मानते हैं कि दरअसल शशि थरूर एक गलत पार्टी में हैं, उनकी सही जगह कहीं और है। शशि थरूर ने आरोपों के जवाब जिस बेबाक सहजता, स्पष्टता और मजबूती से दिए, बिना जवाबी आरोप प्रत्यारोप के, वो सराहनीय है। और इससे पहले कि मैं उन्हें उनका फैसला सुनाऊं, मैं भी उनको उनकी बहुत अच्छी साफ हिंदी पर बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू। और इसके साथ अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती।
हमें उम्मीद है, यकीन है, शशि थरूर इसी तरह से बिना किसी डर के बेबाकी से बात कहते रहेंगे और भारत की बात पूरी दुनिया में उनके जरिए पहुंचती रहेगी, देश का नाम बढ़ाएंगे और ग्लोबल लीडर बनेंगे एक दिन। इस शुभकामना के साथ आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।